हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। ये सीटेट 2012 में पूछे गए हैं और आपको पता है प्रीवियस ईयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये उठा उठा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पुराने क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर देख लेते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। तो दोस्तों, ये बात सही है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें असफल है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको बच्चे की सभी त्रुटियों पर ध्यान देना पड़ेगा और पाठ्यक्रम पूरा होने से कोई मतलब नहीं है। आंसर सी देख लेते हैं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को लिए थकाने वाला होगा। ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। बच्चे की छोटी से छोटी त्रुटि पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सारी चीज़ें सीखता है, परिवार की भाषा लेके स्कूल में जाता है। तो इसलिए जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत होगी मेरे परिवार से शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो क्वेश्चन इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ये भी देखते हैं। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए और सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो सीटेट में दोस्तों कभी कभी चारों क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि चारों के चारों क्वेश्चन सही हैं, लेकिन हमें इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है, जो सबसे सही आंसर होता है, वो लगाना पड़ता है। तो सबसे जो सही आंसर है इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। सीटेट की खास बात है कि कभी कभी दो आंसर एक जैसे दे दिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि दोनों सही हैं, लेकिन उसमें से फिर भी हमें एक चूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह शाह और वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। न्यूक्लियर और अनक्लियर और शॉ को वाज पढ़ता है। तो ये बच्चा जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी विकार इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो विशेष चिन्ह है, तो विशेष चिन्ह हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो ये समस्या मौलिक होती है, समस्या मौलिक नहीं होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम है, ऐसा नहीं है एक उपागम नहीं होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या के अनेक प्रकरण होते हैं, एक प्रकरण पर आधारित नहीं होती। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। समस्या
इस कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रतिभागी विद्यार्थी कौन है? प्रतिभागी विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। अगर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं तो प्रतिभागी नहीं होंगे। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। स्वभाव में अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी ये भी गलत हो जाएगा। अंतर्मुखी भी होंगे तो प्रतिभाशाली कैसे होंगे? बहिर्मुखी होना चाहिए, इसकी जगह बहिर्मुखी होना चाहिए था। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते। अगर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं हो सकता है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बिल्कुल, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। वो दूसरों की अपेक्षा जल्दी हर चीज़ का आंसर निकालने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो कौन कौन से चरण आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण में सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। सबसे पहले 1 नंबर पे गया जाएगा, 2 नंबर पे गया जाएगा पूर्व प्रकरण, दूसरा श्रेणीक्रम, और तीसरा प्रतिक्रिया चयन, और फोर्थ हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः हैं। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं वो होती हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। सीखने संबंधी योग्यता तो सभी में पाई जाएगी, तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वालों में ये गलत हो जाएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यता तो सभी में पाई जाएंगी। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। ये जेंडर गैप नहीं होता है, ये लड़का हो या लड़की हो सभी में समान पाई जाएगी। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में, ऐसा भी नहीं है। शहर और गांव की बात इसमें नहीं करनी है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय किसके सिवाय? तो ये विद्यार्थियों की क्षमता नहीं होने का, तो ये सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय सभी इसमें सही है। विद्यार्थियों की क्षमताएं हो जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का जो है ध्यान रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रिय हैं, तो आप सभी क्वेश्चन देख के जाइएगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है।
धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ज़्यादा ला सकता है। और अगला है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल ये आपका आंसर सी हो जाएगा। जो सामाजिक आर्थिक स्तर है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। 4 देख लेते हैं, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनाढ्य परिवार से हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण आपका लिखना हो जाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार में, बिल्कुल इसका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मसिद्धि के भाव, ये भी नहीं होगा। और जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया कहा जाएगा इसको। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है और डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधी विकार है, ये बोला जाता है लिखने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी। डिस्कैलकुलिया ये मैथ से रिलेटेड होता है, डिस्कैलकुलिया जोड़ घटाव में दिक्कत होती है डिस्कैलकुलिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। आंशिक पुनर्बलन है, जो आंशिक पुनर्बलन है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ये देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा एक सशक्त विद्यालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ये हो रहा है हमारा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? लाभ यह है कि जो अंतः विषय अनुदेशन है उसका लाभ होता है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान, जो विद्यार्थी ने ज्ञान सीखा है, का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग, बहु संदर्भों मतलब हर जगह उसका ज़्यादा से ज़्यादा जगह उसका प्रयोग करना है और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। जो शिक्षार्थी संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, तो उनके पास होता है दोस्तों निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। ये इसका आंसर हो जाएगा। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं
उनके पास निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो ये हो जाएगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको कहा जाता है रूपिम। ये रूपिम कहा जाता है इसको। और ये बोलचाल की भाषा के उच्चरित रूप की न्यूनतम विशेषता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो किसके सिवाय? ये बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ये आंसर हो जाएगा सी। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए निर्गत किया जाता है। बुद्धि सिद्धांत के अंदर विधिक तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेषित कौन करता है? असफलताओं से बचने के लिए अभिप्रेरणा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, असफलताओं से बचना नहीं चाहिए। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, बहुत सरल या कठिन प्रश्नों की चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये बाह्य कारक भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत जो संतुष्टि होती है, सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो आप बताइए कमेंट में क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः इसमें क्या आएगा? यहाँ पे उच्च आएगा, मध्यम आएगा, कम से कम आएगा या पूर्ण आएगा? बुद्धि लब्धांक सामान्यतः यहाँ आ जाएगा आपका उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो मानसिक आयु निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला है MA मानसिक आयु और एक होती है करंट एज, यानी कि, और इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर आपको याद ही करना है तो MV मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इंटू 100 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 गुणा 16/100। इस तरह से आप इसको निकालना पड़ेगा। तो आपका जो ये आएगा आ जाएगा 12, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, जो विद्यार्थियों के जो पोर्टफोलियो होते हैं उनकी सामग्री का चयन करते समय वह जरूर होना चाहिए। तो अन्य शिक्षकों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन है, विद्यार्थियों का बहिष्करण। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। जो सफल इनोवेशन होता है
सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता होती है पृथक्करण की। जो सफल समावेशन होता है उसको पृथक्करण की आवश्यकता अधिक होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो जो विद्यालय है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना। ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों कि समान संख्या में भर्ती करा दोगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना। देखिए, कड़ाई से उसका पालन तो कोई नहीं कर सकता दोस्तों। संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन, ऐसा भी नहीं होता दोस्तों। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बी। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको संतुष्ट करता है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर। आंसर बी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। ये 30 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज थी और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हमारा 30 क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आवासीय विद्यालय खोलना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को विद्यालय आने को अनुमति न देकर कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ऐसा तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये प्रतिदिन देना, ऐसे भी दोस्तों नहीं होता है। तो आपका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा आवासीय विद्यालय खोलना, ताकि बच्चा वहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।